टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 12th में चैप्टर 9 एंजाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हर वक्त होते रहते हैं। तो एंजाइम्स को हम लोग, क्योंकि वो लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बायोकैटलिस्ट मतलब पता होगा, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम लिविंग बीइंग्स के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स को क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें एनर्जी बने, एटीपी का सिंथेसिस हो, और कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें एनर्जी नहीं बने, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के बनता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको कि हम साथ में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा मेटाबॉलिज्म। एंजाइम का जो सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो सारे साइंटिस्ट मानते हैं, वो क्या है? ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैविंग प्रोटीनेशियस नेचर विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एंजाइम्स। मतलब ये बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और मेनली इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? तो ये लिविंग सेल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंजाइम्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ी सी एंजाइम्स की हिस्ट्री जान ले। तो एंजाइम्स को सबसे पहले बायोकैटलिस्ट किसने कहा? तो एंजाइम्स को सबसे पहले बायोकैटलिस्ट बर्जीलियस ने कहा। एडवर्ड बचनर ने सबसे पहले एंजाइम जाइमेज डिस्कवर किया। किस में डिस्कवर किया? ईस्ट सेल्स में डिस्कवर किया। फिर विली कुहने ने सबसे पहले एंजाइम टर्म एंजाइम दिया। ठीक है, ये एंजाइम टर्म किसके लिए दिया गया? जो ईस्ट का जो केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो ईस्ट से एंजाइम या जाइमेज निकलता है, उसके लिए दिया गया टर्म एंजाइम। फिर समनर ने पहली बार किसी एंजाइम को आइसोलेट किया। वो एंजाइम कौन सा था? आइसोलेट किया मतलब कि क्रिस्टलाइज किया, या आइसोलेट किया मतलब कि लिविंग सेल के बाहर उसको निकाला। वो एंजाइम कौन सा था? वो एंजाइम था यूरिएज। वो एंजाइम था हमारा यूरिएज। ठीक है, उसके बाद जाके समनर और नॉर्थरोप ने सबसे पहले ये बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकली किस नेचर के होते हैं? केमिकली एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सुमनर और नॉर्थरोप और स्टेनले, इन सबको साथ में दिया गया नोबेल प्राइज 1947 में, एंजाइम के प्रोटीन रिलेटेड नेचर और एंजाइम कैसे काम करता है ये बताने के लिए। अक्सर मैंने बताया 99% एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ साइंस है, बायो है, एक्सेप्शन मिलेगा ही। तो कुछ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये सेच और एल्टमैन ने डिस्कवर किया था। अब एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि एंजाइम्स क्या होते हैं? सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड वाइस वर्सा, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वाइस वर्सा यानी कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ये जो राइबोजाइम था, जो कि किस में पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है, जो कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। इसका काम क्या है? इसका काम है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए को तोड़ने के काम ये आता है। उसके बाद हम लोग मेनली जानेंगे कि एंजाइम जो होते हैं उसमें प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है और
इसमें कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ऐसा एंजाइम जिसमें कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिले उसे हम कहते हैं होलोजाइम या कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, इस ऐसे होलोजाइम के प्रोटीन कंपोनेंट को हम कहते हैं एपोजाइम और इसके नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट यानी कि कोफैक्टर को यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स का? पहले का नाम दिया गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहला जो है हमारा वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये मेनली इसके एसोसिएशन के बेसिस पे ये जो होता है वो प्रोटीनेशियस पार्ट से एपोजाइम से बहुत टाइटली एसोसिएटेड रहता है। इसके एग्जांपल्स है साइटोक्रोम और फ्लैवोप्रोटीन। उसके बाद है हमारा कोएंजाइम। कोएंजाइम जो होता है वो बहुत ही लूजली एसोसिएटेड होता है एपोजाइम से और इसको जब चाहें तब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और जब चाहें इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे पार्ट को, ऐसे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। इसका एग्जाम्पल जो है वो है NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम A। फिर तीसरे टाइप का जो हमारा कोफैक्टर है वो क्या है? वो है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ऐसा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो मेटल आयंस के फॉर्म में होता है और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है। जैसे कि आयरन एक्टिवेटर के फॉर्म में आयरन प्लस प्लस फेरस और आयरन ट्रिपल प्लस फेरिक के फॉर्म में एक्टिवेटर्स का काम करता है। तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो होलोजाइम को हम क्या बोल सकते हैं? होलोजाइम को हम बोल सकते हैं एपोजाइम प्लस कोफैक्टर। एपोजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको कि कोफैक्टर कहा था उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स। अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट है, प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एपोजाइम बोलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान ले। एपोजाइम जो है सबसे पहले वो कैसा पार्ट है? वो मेन पार्ट है और वो प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट है वो, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, कितना बड़ा एंजाइम होगा ये डिपेंड करता है प्रोटीन के लेंथ पे। और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। हर एंजाइम में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जानेंगे तो क्या जानेंगे कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोलाइडल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? कोलाइडल नेचर के होते हैं। और इनमें एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पे कोएंजाइम्स एपोजाइम से बिंड रहते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट्स होते हैं जहां कोएंजाइम एपोजाइम से बिंड रहते हैं और कुछ एक्टिव साइट्स ऐसे होते हैं जहां कोएंजाइम एपोजाइम से बिंड रहते हैं और कुछ एक्टिव साइट्स ऐसे होते हैं जहां पे सबस्ट्रेट आके बिंड करते हैं। सबस्ट्रेट आके बिंड करते हैं मतलब जिस पे एंजाइम काम करेगा वो सब्सटेंस आके एंजाइम के साथ बिंड करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ये कोलाइडल नेचर के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और कोलाइडल नेचर के होने के चलते क्या होता है? इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है जिससे कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके इससे बाइंड करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 3 है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है एंजाइम्स, हर एक तरह का एंजाइम एक तरह के रिएक्शन को ही एसेलरेट करता है, इफेक्ट करता है। स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे एंजाइम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करने वाले एंजाइम्स जो कि केवल एक टाइप के रिएक्शन को एसेलरेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूरिएज जो कि यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है। फिर हो गया ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करने वाले जो स्पेसिफिक ग्रुप्स पे अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज जो है वो जितने भी हेक्सोस शुगर होंगे, ठीक है, चाहे वो जितने भी हेक्सोस शुगर होंगे 6 कार्बन एटम्स कंटेन करने वाले शुगर्स, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो, सब पे काम करेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। फिर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी
स्पेसिफिक टाइप के केमिकल बॉन्ड्स पे ही रिएक्ट करते हैं ऐसे एंजाइम्स, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो थर्ड 3' एंड, या जिसको हम लोग 3 प्राइमर भी बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, जो आप लोगों के लास्ट क्लास में पैरामिडीन प्यूरिन मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, वहाँ 11th क्लास में, वहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज पायरिडीन मॉलिक्यूल्स के 3' टर्मिनल पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टेरोस्पेसिफिसिटी। स्टेरोकेमिस्ट्री आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी तरह के कंपाउंड्स होते हैं। लीवो मतलब कि जो लाइट को लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं, और डेक्स्ट्रो मतलब जो लाइट रेज को राइट साइड मूव कर देते हैं। तो कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड्स के लीवो फॉर्म में तो काम करते हैं लेकिन डेक्स्ट्रो फॉर्म में काम नहीं करते हैं। ऐसा एंजाइम कौन सा है? ऐसा एंजाइम है ऑक्सीडेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है इनमें कैपेसिटी होता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। फिर एंजाइम का हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमा होता है। ऑप्टिमा का मतलब ये होता है हर एंजाइम का ऐसा एक फिक्स टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जहां पे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। फिर एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? अगर कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाएं जो कि एंजाइम के लिए पॉइजन का काम करते हैं, तो वो एंजाइम के एक्टिविटी को रोक भी सकते हैं। इसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के एक्टिविटी को रोक देना। आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन।